हेलो। हेलो, हाय सर। हाँ जी, क्या हाल चाल? बस बढ़िया सर, आपके क्या हाल है सर? बस बिल्कुल बढ़िया। सर आज फाइनली स्कूल शुरू हो गया। अच्छा, प्रैक्टिकल शुरू हो गए तेरे? हाँ जी सर, आज फिजिक्स के हुए थे। वैसे स्कूल नॉर्मल चल रहा है सर, शुरू हो गया। मतलब नॉर्मल स्कूल ही शुरू हो गया? हाँ जी सर। हम्म। इंग्लिश वगैरह सब हो रहे हैं क्लासेस। 2 बजे अच्छा, ही आए हो घर। ठीक है, बढ़िया है वैसे तो। हाँ जी दिन सर। लगना शुरू होगा तुम्हारा, घर बैठे बैठे बोर हो गए होगे। हाँ जी सर, वही। सर बट जो ऑफलाइन में मजा है वो ऑनलाइन में नहीं, मतलब वो आता नहीं। जैसे इंग्लिश की टीचर भी ऑनलाइन अच्छा नहीं पढ़ा रही थी, ऑफलाइन बढ़िया पढ़ा रही है। क्लास में जाके अच्छा लग रहा था मतलब है? हाँ सर, वो बहुत ज्यादा ही। हैं? वह बहुत ज्यादा ही, एक 13-13 बच्चे बिठा रखे थे क्लास में। 13-13 बच्चे? फिर क्या मतलब दो किस्तों में चला रहे हैं? सर 41 बच्चे हैं क्लास में। अच्छा, उत्तरी। तो तीन तीन क्लासेस में बैठी एक क्लास। तो ऐसे चल रहा है। तो क्या तीन तीन टीचर पढ़ा रहे हैं? सर जैसे हमारे 3 पीरियड होते हैं, हम्म। तो जैसे अगर पहला जो हमारा पहला बैच है उनका जैसे फिजिक्स होगा, फिर हम्म। वही फिजिक्स की टीचर सेकंड पीरियड में पढ़ाने आएगी दूसरे बच्चों को। जो बीच अच्छा। वाले दूसरा बैच है, फिर वही हम्म। टीचर आएगी तीसरे बच्चों, मतलब तीसरे बैच को पढ़ाने हम्म। थर्ड पीरियड में। ऐसे 3 पीरियड चल रहे हैं। बेसिकली क्लास की ऑक्यूपेंसी बढ़ गई, तो छोटे बच्चों को नहीं बुला रखा खाली इसलिए ज्यादा अभी काम चल रहा है ना, नहीं तो बाद में इतने क्लासेस नहीं होंगी। हाँ जी सर, तभी सिर्फ अभी 9th 11th 10th और 12th अगले जो भी सेशन चाह में रहे नॉर्मल शुरू कर देंगे और क्या। हैं। हाँ जी सर, सही होगा, वैसे तो नहीं होगा। उस वाली मैम से पूछा, मैम पेपर कैसा बनाने वाले हो? अरे सर, अभी तो इन्हें प्रैक्टिकल्स के लिए डरा रहे हैं सर। अगले हफ्ते प्रैक्टिकल्स के टेस्ट लेंगे। अभी प्रैक्टिकल फाइल बनवा रहे हैं। उत्तरी पढ़ाई कैसे करेंगे यार? सर समझ ही नहीं आ रहा कुछ सिलेबस कर। निपटा के खत्म कर दिया इन्होंने फटाफट से, जल्दी जल्दी से। हाँ जी सर, वही अब क्या करते हैं वेव सर। वेव्स हमारा रह गया, थर्मोडायनेमिक्स हमने शुरू किया, उसके बाद भी और कुछ? नहीं नहीं सर, बस यही था। तो अब अपने को पहले हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स खत्म करना है जल्दी से, है ना हाँ फिर? जी सर, मेन यही काफी मार्क्स का आ रहा है, 20 मार्क्स का आ रहा है शायद से ये थर्मोडायनेमिक्स पूरा। हाँ, 3 चैप्टर है ना इसमें तो हाँ जी हाँ इसलिए जी। देखेंगे। तो वेव्स वेव्स काफी को मतलब छोड़ सर देंगे। उसको लिमिट कर रखा है, वो काफी कम वेटेज है वैसे उसकी। हाँ, वेव्स वेव्स को फिर अभी ऑसिलेशन। छोड़ देंगे, वेव्स के साथ पंगा नहीं लेंगे ना अपन, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करते हैं। हाँ जी सर, अभी से कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ सारा 21 तक, फिर फिजिक्स ही पढ़नी है 1 डेढ़ हफ्ता। हम्म। क्या रह गया अब अपना? लास्ट में क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? सर लास्ट क्लास में हमने फिर मतलब देखे थे जेरोथ लॉ वगैरह, देखे थे कि अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम हम्म। पे है तो हम्म। और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे होंगे। हम्म। सही है, हमने पढ़ा था। और सर फिर हमने वो भी देखे थे जैसे ऑब्जर्वेशंस के साथ, जैसे मर्क्यूरी थर्मामीटर जो हमने देखा था हम्म। उसमें, हम्म। जो लेंथ ऑफ मर्करी से हम वो निकाल सकते हैं टेम्परेचर सेल्सियस में। हाँ, है वो है। वो था सर उसकी अपर लिमिट। वो था क्या था किसी सर, भी एल टी स्केल माइनस में एल टेम्परेचर नॉट। हाँ माइनस जी, उसकी जो लोअर लिमिट है बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपॉन अपर लिमिट, अपर फिक्स पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट माइनस, ये सब में सेम फिक्स्ड रहती है। पॉइंट सब में से। आप इनको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज असाइन करते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग टी की वैल्यू डिफरेंट स्केल में डिफरेंट आती जाएगी, बट ये सेम रहेगा। और इसके कन्वर्जन के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, हाँ जी सर, टी माइनस जीरो अपॉन 100 माइनस जीरो, 0.100। एफ माइनस 32 अपॉन 212 - 32, है ना? हाँ जी सर, और केल्विन तीसरा स्केल के में है तो के माइनस टू 273। सेवेंटी थ्री अपॉन 373 माइनस 273, है ना? हाँ जी सर। ठीक है, और इसके अलावा? सर इसके बाद हमने कैलोरीमेट्री भी देख लिया था। हम्म। सर मतलब जो था व्हेनेवर हीट इज अब्सॉर्ब्ड हम्म। द टेम्परेचर चेंजेस। हम्म। तो हमने स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला पढ़ा था 1/m इंटू क्यू बाई डेल्टा क्यू। हम्म। सर उसके बाद से फिर हमने थोड़े क्वेश्चंस करे थे प्रैक्टिस। हम्म। कन्वर्जन फैक्टर भी पढ़ा था हमने। उसके हम्म। बाद हमने सर जैसे हमने हीट लॉस का देखा था कि जैसे अगर 400 ग्राम आइस को हम्म। अगर हमें उसमें लाना है तो हमने लेटेंट हीट देखी थी।
हाँ जी सर, लेटेंट हीट देखी थी ठीक है। सर। हीट कैपेसिटी भी देख ली थी, इसका फॉर्मूला क्यू हुई, क्यू इज इक्वल टू एमसी डेल्टा क्यू होता है, एमसी को हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। बोलते हैं। हाँ जी सर। सर फिर इसके बाद हमने वाटर इक्विवेलेंट भी देख लिया था, ठीक है। वो जो फॉर्मूला था और ओमेगा। हमने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पे क्वेश्चन किए थे, गर्म और ठंडे को मिला दो तो फाइनल टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, क्या है ना? सा आता है? हाँ जी सर, वो 1 kg आइस 0 डिग्री पे और 1 kg स्टीम मिलाई थी हम्म हमने, हम्म। तो ठीक है। दोनों 100 पे ही पहुंच जाएंगे, जिसमें से सिर्फ 1/3 यूज होगा स्टीम वाटर बनने के लिए, ठीक है। 1/3। हाँ जी सर, ये लास्ट टॉपिक था। ठीक है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। हाँ जी सर। तो व्हेन सब्सटेंस इज हीटेड अप, जब भी यूजुअली किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड कर जाता है, या फिर कूलिंग पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। हाँ जी सर। इसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। तो अगर आपके पास आयरन की बार है, और ये कोई आयरन की बार है, और अभी रूम टेम्परेचर पे है ये, और इसकी लेंथ L है, और रूम टेम्परेचर थीटा है, तो अगर आप इस आयरन बार को हीट करके इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो इस आयरन बार की लेंथ इंक्रीज करके L प्लस डेल्टा L हो जाती है। हाँ जी। अगर इसका टेम्परेचर थीटा से इंक्रीज करके आप थीटा प्लस डेल्टा थीटा कर देते हैं तो डेल्टा थीटा आपका राइज इन टेम्परेचर, और डेल्टा एल आपका इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है। तो ऐसा सर देखा जाता है। सर तो इससे ब्रेथ डिक्रीज होगी, नहीं नहीं, जो सब अमाउंट। सब 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 इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, ठीक है सर। द इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्ट, खींच के नहीं ना लंबा किया हमने, वो जो इलास्टिसिटी में था, खींच के लंबा करते थे तो रेडियस डिक्रीज कर जाता था। हाँ जी सर, वो नहीं है इसमें। तो जो इंक्रीमेंट इन लेंथ है वो एक तो इंक्रीमेंट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, और जो इंक्रीमेंट इन लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। हाँ, ओके। ठीक है। तो हाँ जी। जितना टेम्परेचर में इंक्रीज ज़्यादा करोगे उतना इंक्रीमेंट इन लेंथ ज़्यादा आता है, और जितनी ओरिजिनल लेंथ ज़्यादा थी उतना इंक्रीमेंट इन लेंथ ज़्यादा आता है। ठीक तो है। हाँ तो जी सर। डेल्टा एल की वैल्यू आ जाती है L अल्फा डेल्टा थीटा, ये L के भी प्रोपोर्शनल है, डेल्टा थीटा के भी प्रोपोर्शनल है। अल्फा आपका यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, हाँ जी। इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये हर एक मटेरियल की एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। कुछ सब्सटेंसेस ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं तो उनका अल्फा ज़्यादा होता है, जो कम एक्सपेंड करते हैं उनका अल्फा कम होता है। दिस इज द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ठीक है। हाँ जी। अब तूने जैसे क्वेश्चन रेज किया कि लेंथ इंक्रीज करते हैं तो ब्रेड का क्या होता है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल जियोमेट्रिकल डायमेंशंस इंक्रीज ऑन हीटिंग। जितनी भी ज्योमेट्रिकल डायमेंशन होती है हमारे ऑब्जेक्ट की, जी। दे इंक्रीज ऑन हीटिंग। ठीक है। हाँ जी सर। मतलब ये दो तरीके से समझाता हूँ। ये कोई ब्लॉक है तेरे पास, इस ब्लॉक में रेंडमली कहीं पर भी 2 पॉइंट मार्क कर, 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस, 1 टॉप फेस पे है और 2 साइड फेस पे है। ठीक है। हाँ जी सर। तो लेट L be the distance between points 1 and 2। ठीक है। हाँ जी सर। तो इंक्रीमेंटल लेंथ विल बी L अल्फा डी थीटा, ये वाला फॉर्मूला सबके लिए लगने वाला है। ठीक है। हाँ जी सर। दिस इज एप्लीकेबल इक्वली
टू ऑल पेयर्स। ऑल पेयर्स मतलब कोई भी दो पॉइंट्स का जोड़ा ले ले, 1 और 2, उनके बीच के डिस्टेंस L के लिए यही लगेगा। जी सर। एक्चुअली ऐसे सब्सटेंसेस को आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स बोलते हैं। आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स का मतलब होता है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन डायरेक्शनल नेचर की होती है, मतलब वो इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि आप एक्स डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो या वाई डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल। ठीक है, इनको हाँ जी। आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स बोलते हैं। और इनके लिए कोई मर्जी लीनियर डायमेंशन ले, उसमें सेम इंक्रीमेंट देखने को मिलने वाला है। हाँ जी ठीक है, सर। तो एक एग्जांपल मैंने ये बोला। एक दूसरा इंटरेस्टिंग केस ये, सपोज ये मेरे पास एक प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है, और इस सर्कुलर प्लेट में एक होल है। हाँ जी। ठीक है, तो इस सर्कुलर पिट में होल है का मतलब है कि ये मटेरियल है यहाँ पर, तो जो भी हमारा लोहे की प्लेट है मान लो, तो यहाँ यहाँ सब जगह मटेरियल है और बीच में इसके अंदर एक कैविटी है। हाँ जी। और अब इसको मैं हीट करता हूँ, तो इसकी ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस में ये इसका कैविटी का रेडियस है R1, हाँ जी। और ये इसका आउटर रेडियस है R2। तो जब मैं इसको हीट करूंगा हाँ जी। तो R1 भी इंक्रीज करेगा, R2 भी इंक्रीज करेगा। ये नहीं सोचना है कि लोहा एक्सपैंड कर जाएगा तो ये चीज अंदर को एक्सपैंड कर जाएगी और ये चीज बाहर को एक्सपैंड कर जाएगी। ठीक है, इसको हाँ जी ऐसे सर। समझने की कोशिश करनी है आपने कि इस ऑब्जेक्ट, तो कैविटी के बारे में सोचना छोड़ दे, इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी दो पॉइंट मार्क करूं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो उनके बीच का डिस्टेंस तो बढ़ना ही चाहिए ना, अगर ऑब्जेक्ट एक्सपैंड कर रहा है। तो हाँ जी एवरेज सर। सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट इंक्रीज। तो अगर इस सेपरेशन ने इंक्रीज करना है तो इसका मतलब इस कैविटी की जो सरकमफ्रेंस है वो इंक्रीज करनी चाहिए ना। हाँ जी सर, करनी चाहिए। और सरकमफ्रेंस इंक्रीज तभी करेगी ना जब R1 इंक्रीज करेगा। हाँ जी सर। अगर R1 डिक्रीज कर गया तो सरकमफ्रेंस तो करने। डिक्रीज कर जाएगी ना। हाँ जी सर। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन इज सिमिलर टू फोटोग्राफिक एक्सपेंशन। जैसे मैं जूम इन करता हूं तो कैविटी भी बड़ी हो जाती है और वो डिस्क भी बड़ी हो गई है ना। हाँ जी सर, हो गई। बिल्कुल यही है, मतलब फोटोग्राफिक एक्सपेंशन का मतलब है आपने उसकी फोटो खींच के जूम इन या जूम आउट कर दिया। या। तो थर्मल एक्सपेंशन इज फोटोग्राफिक एक्सपेंशन। ऑल ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस विल इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली। ठीक है, हाँ जी। ऑल ज्योमेट्रिक डायमेंशंस विल इंक्रीज प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनली मतलब ये कि फ्रैक्शनल चेंज सब में सेम होगा। तो डेल्टा R1 बाय R1 विल बी इक्वल टू डेल्टा R2 बाय R2, और ये वाली वैल्यू अल्फा डेल्टा थीटा के बराबर होगी। यहाँ से देख, DL बाय L फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ कितना आ रहा है, अल्फा अल्फा डी डी थीटा, थीटा। है ना। हाँ जी सर। तो फ्रैक्शनल चेंज सबका सेम आने वाला है क्योंकि अल्फा सब जगह पे एक ही जैसा लगने वाला है। ठीक है, हाँ जी सर। ये इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है इसकी। तो R1 का इंक्रीमेंट निकालना है या R2 का इंक्रीमेंट निकालना है, दोनों में सेम ही आएगा। इनफैक्ट आप ये डिस्टेंस ले लो, इसको L मार्क कर लो, तो L हो जाएगा तेरा R2 माइनस R1। R1 तो डेल्टा L हो जाएगा डेल्टा R2 माइनस डेल्टा। डेल्टा R1। तो डेल्टा L निकालना, डेल्टा R2 को लिख देंगे R2 अल्फा डेल्टा थीटा, और डेल्टा R1 को लिख देंगे R1 अल्फा डेल्टा थीटा। क्यों भाई, हाँ जी सर। तो इसमें से लिख सकते अल्फा हैं। डेल्टा थीटा कॉमन आ जाएगा आ जाएगा R2 और माइनस। R2 माइनस R1 बचेगा, और वो L ही है। यस सर, वो तो तो आ ये गया वाला डेल्टा। फॉर्मूला हर जगह ही लगना है एज इट इज। ठीक है, तो कोई भी ज्योमेट्रिकल डायमेंशन उठाओ उस पर यही फॉर्मूला लगाना, डेल्टा L बराबर L अल्फा डेल्टा थीटा। थीटा। हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। तो जब भी सब्सटेंस को हीट करते हैं उसकी सारी ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस इंक्रीज कर जाती हैं, राइट। हाँ जी सर।
अब लेंथ इंक्रीज करती है तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड भी इंक्रीज करेगी। करेगी। क्यों? हाँ जी सर, करेगी। तो लेंथ के इंक्रीज करने के लिए जो कॉफिशिएंट है उसको कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर लीनियर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। और इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज 1/L dl/d थीटा। ऊपर वाले फॉर्मूला को मैंने ऐसे लिख दिया। लिख सकते हैं हाँ ना? जी सर, लिख सकते हैं सर। तो उल्टा। सरफेस एरिया के लिए हम डिफाइन करते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज 1/एरिया dA/d थीटा। ठीक है। हाँ जी सर। और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड के लिए हम गामा। कॉफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल या वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन डिफाइन करते हैं गामा एंड इट इज 1/V dV/d डी थीटा। थीटा। ठीक है। हाँ जी सर। तो जैसे ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है सपोज तेरे पास, हाँ जी। ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। हाँ जी सर। और इसका रेडियस है r, हाँ जी। इसका सरफेस एरिया s है 4πr², हाँ जी सर। और इसकी वॉल्यूम 4/3 v है पाई। 4/3πr³। ठीक। हाँ जी सर। r के इंक्रीज के लिए डेल्टा r हो जाएगा r अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है। हाँ जी। सरफेस एरिया के इंक्रीज के लिए लिखेंगे डेल्टा s इज इक्वल टू s हाँ, बीटा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा। हाँ जी। वॉल्यूम के इंक्रीज के लिए लिखेंगे डेल्टा v इज इक्वल टू v वी गामा गामा डेल्टा थीटा। थीटा। ठीक है। हाँ जी सर। अब जरा ध्यान से समझें, सरफेस एरिया 4πr² है, तो r में इंक्रीज हुआ तभी तो सरफेस एरिया में इंक्रीज हुआ होगा। हाँ जी सर, तभी होगा। और डेल्टा s/s 2 टाइम्स डेल्टा r/r के बराबर होगा, ऐसा हमने एरर्स में देखा था। अगर z(x) की पावर n होता है तो फ्रैक्शनल एरर इन z n टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन x आता है। याद है? रिलेटिव एरर में n आगे आ जाता। हाँ जी सर, ये याद है। नहीं तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके दिखा देता हूँ। s की वैल्यू 4πr², ds/dr निकाल ले तो ये 8πr आ जाएगा। तो ds की वैल्यू 8πr/dr और s की वैल्यू कितनी थी? 4πr²। r²। अगर मैं डिवाइड कर दूंगा दोनों को तो ds/s 8πr/4πr² इंटू dr, और ये क्लियरली 2dr/r बच गया। क्यों भाई? यस सर। ठीक। करेक्ट सर। अब यहाँ से डेल्टा s/s की वैल्यू बीटा डेल्टा थीटा आएगी और यहाँ पे डेल्टा r/r की वैल्यू अल्फा डेल्टा थीटा आएगी। सो यहाँ से प्रूव हो गया बीटा इज 2 अल्फा। यस सर। है ना? हाँ जी सर, हो गया। प्रूव दैट गामा इज 3 अल्फा। फिर भी तो सर। तो मतलब इसमें नकली है, प्रूव क्या करना है इसमें? वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू r³, तो आपको डेल्टा v/v विल बी 3 टाइम्स डेल्टा r/r। अगर आप एरर वाला मेथड नहीं कर सकते हो, स्कूल वाले एग्जाम में आ रहा आपको, तो आप डिफरेंशिएट कर लो। आप वॉल्यूम को लिखो 4/3πr³, डिफरेंशिएट कर लो, dv/dr निकाल लो, ये हो जाएगा 4πr² dr। क्यों भाई? हाँ जी सर, होगा। है ना? करेक्ट सर। और इसको अब dr कहाँ आ गया? dv की वैल्यू लिखेंगे 4πr² dr और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दो, अरे हो गया। तो 3 dv/v 3 टाइम्स dr/r हो गया। हो गया सर। तो गामा 3 अल्फा के बराबर। ठीक है। यस सर। तो गामा 3 अल्फा के बराबर, बीटा 2 2 अल्फा के अल्फा। बराबर, या फिर
alpha is to beta is to gamma is the same as 1:2, 1 is to 1 by 2 is to 1 by 3. 2/3। ठीक है, हाँ जी सर। या गलत हो गया? 1 is to 2 is to 3, 1 is to 2 is to 3, बीटा 2 अल्फा के बराबर, गामा 3 अल्फा के बराबर। हाँ जी, तो सही बोल रहा था, मैंने गलत बोल दिया था। कोई नहीं सर। ठीक है, हाँ जी सर, करेक्ट। क्लियर है? हाँ जी सर। क्वेश्चन है, दो हमारे पास बार्स हैं, हाँ जी, ये लेंथ L1 है, जिस मटेरियल की बनी हुई है उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है, इसकी लेंथ L2 है, और जिस मटेरियल से बनी हुई है उसकी कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल। लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 है मटेरियल की। ठीक है, हाँ जी, हाउ मस्ट द 4 पैरामीटर्स बी रिलेटेड, या व्हाट मस्ट बी द relationship between the 4 parameters given if the difference in their lengths stays the same at all temperature. L constant all temperature। सर L1 alpha 1 is equal to L2 alpha 2। बिल्कुल सही है। L को मान लेते हैं L2 माइनस L1। हाँ जी सर, अब L कांस्टेंट। मस्ट रिमेन दी सेम, तो डेल्टा L हो जाएगा डेल्टा L2 माइनस डेल्टा L1, हाँ जी, और डेल्टा L शुड बी 0, करेक्ट सर। L शुड रिमेन दी सेम है ना, तो हाँ जी सर। डेल्टा L2 मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा L1। ये स्टेप समझ में आता है ना, डिफरेंशिएट किया बस। हाँ जैसे जी सर। y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए है, तो dy की वैल्यू dx माइनस डी होगी, सिंपल डेरिवेटिव है ना। हाँ जी सर, करेक्ट। ठीक है, तो डेल्टा L2 क्या होगा? L2 अल्फा टू डेल्टा थीटा, हाँ जी, डेल्टा L1 होगा L1 अल्फा 1 डेल्टा डेल्टा थीटा, तो थीटा डेल्टा थीटा दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, एंड वी हैव L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2। L2 अल्फा 2। इसको अलग अलग तरीके से घुमाने वाला घुमा सकता है, L1 बाय L2 अल्फा 2 बाय अल्फा 1 आएगा।
हाँ जी सर आएगा। अब इसको L1 बाय L1 प्लस L2 इज इक्वल टू α2 बाय α2 प्लस α1 ऐसे करके भी बना सकते हैं ना, हाँ जी सर बना सकते हैं। कॉम्पोनेंट और डिविडेंड और टाइप्स, मतलब कुछ भी इस तरीके के पूछने वाला क्वेश्चन बना के पूछ सकता है आपसे। इसी के घुमा घुमा। ठीक है। हाँ जी सर। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज इसमें आती है, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं। हाँ जी। थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। जब हम थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं तो लिक्विड्स की जो अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो केवल उनकी वॉल्यूम होती है। हाँ लिक्विड्स जी। ओनली हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। क्यों? यस सर। की उनका मास। शेप तो कंटेनर डिसाइड करेगा ना, हाँ जी सर। तो लेंथ और एरिया विल बी डिसाइडेड बाय कंटेनर। द कंटेनर दैट होल्ड्स द लिक्विड, है ना। हाँ जी सर। तो अगर तो मैं लिक्विड की वॉल्यूम में चेंज की बात करता हूं तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज गिवन बाय द स्टैंडर्ड फार्मूला VL गामा ऑफ द लिक्विड इनटू डेल्टा थीटा। हाँ जी। लेकिन उसके लिए मैं अल्फा और बीटा डिफाइन नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि लिक्विड का अल्फा जो है वो लिक्विड के गामा का बाय 3 है, ये गलत है। हाँ जी सर ये नहीं कह लिक्विड सकते। कॉलम की लेंथ तो अलग चीजों पर डिपेंड करेगी। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हाँ जी। सपोज मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है। इस कंटेनर में मैंने एक लिक्विड डाल दिया। हाँ जी। तो मैंने इसमें लिक्विड डाला तो वो लिक्विड कितनी हाइट तक इसमें आएगा वो दो बातों पे डिपेंड करेगा। एक, अमाउंट ऑफ लिक्विड कितना ऐड किया गया, हाँ जी। पूरा कंटेनर चौड़ा कितना है ना। यस सर। हाँ जी। सो द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम डिपेंड। will depend on कंटेनर। the area of the container, है ना, हाँ जी सर। and the volume of the liquid. Area of the container and obviously the volume of लिक्विड। liquid. तो अगर कंटेनर का एरिया A है और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड VL है, हाँ जी। हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द कंटेनर, है ना, कंटेनर। हाँ जी सर। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑब्वियसली, हाँ जो जी। भी ये क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया, राइट। हाँ जी। इसको मैं VL बाय A सॉलिड लिख सकता हूँ, राइट। लिख सकते हैं सर। अब DH बाय H अगर मैं देखूं, फ्रैक्शनल चेंज इन H दैट विल बी फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम राइट। माइनस द फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया। ये कैसे आया? तो Z अगर x की पावर n y की पावर m होता है तो फ्रैक्शनल एरर इन Z n टाइम्स dx बाय x माइन। प्लस m टाइम्स dy बाय y ऐसा आता है, याद है? हाँ जी सर। एरर्स में पढ़ा ना। तो हाँ वो जी पावर आगे आ जाने वाली है ना, n x के साथ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा m y के साथ। सर। तो इसको मैं वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनटू एरिया ऑफ द सॉलिड की पावर -1 कर सकता हूँ ना। कर सकते हैं सर। तो DH बाय H dVL बाय VL माइनस DAS बाय S, राइट। राइट सर। So DH by H, the fractional change in the height of the liquid column, ये वाली वैल्यू गामा ऑफ द लिक्विड इनटू डेल्टा थीटा के बराबर होगी। हाँ जी। और ये बीटा ऑफ द सॉलिड, जिस सॉलिड मटेरियल से कंटेनर बना, इनटू डेल्टा थीटा के बराबर होगी, वेयर डेल्टा थीटा इज द राइज इन टेम्परेचर, ओ तो ऐसे रहेगा। है ना। हाँ जी सर। तो DH by H
की वैल्यू गामा लिक्विड माइनस बीटा सॉलिड टाइम्स डेल्टा थीटा, और सॉलिड के लिए बीटा को ट्वाइस ऑफ अल्फा लिखा जा सकता है ना। हाँ जी सर। अब अगर गामा ऑफ द लिक्विड 2 अल्फा सॉलिड के बराबर हो गया, देयर विल बी नो चेंज इन हाइट ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ जी सर। अगर गामा लिक्विड ज्यादा हो गया 2 अल्फा से, एच तो विल नाइस। इंक्रीज ऑन हीटिंग। अगर गामा लेस हो गया 2 अल्फा सॉलिड से, देन एच विल डिक्रीज ऑन हीटिंग। ठीक है, हाँ जी सर। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे थर्मल एक्सपेंशन पे। ये क्लियर है? हाँ जी सर। चल एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग तेरे लिए। हाँ जी सर। एक ग्लास कंटेनर of volume capacity V is fully filled with a liquid if alpha S be the temperature जी coefficient of linear expansion, अल्फा जी लिखते हैं इसको, अल्फा जी be the temperature coefficient of linear expansion of glass, हाँ जी। and gamma L be the temperature coefficient of cubical expansion of the liquid. Calculate the amount, volume basically, of the liquid overflown when the temperature of the arrangement is increased by delta theta. ग्रेट।
एक मिनट, मैं जरा म्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी सर। हुआ नहीं क्या? इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी ना? हाँ जी सर। कुछ नहीं सोच यार, कंटेनर ऊपर तक भरा हुआ है हाँ जी। और कंटेनर की वॉल्यूम कैपेसिटी वी है, यानी कंटेनर की वॉल्यूम भी वी है और लिक्विड जो भरा हुआ उसकी वॉल्यूम भी वी है। जब हीट करेंगे तो कंटेनर की जो वॉल्यूम कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, हाँ वी जी। गामा ऑफ द कंटेनर इंटू डेल्टा। into delta theta, which will be 3 alpha v delta theta, है ना? हाँ जी सर। तो इतनी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी हाँ जी। और इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड कितना हो जाएगा? गामा ऑफ द सही लिक्विड इंटू वी इंटू डेल्टा थीटा। सर। थीटा। हाँ जी सर। तो अगर लिक्विड की वॉल्यूम में बढ़ोतरी ज्यादा हो गई और कंटेनर की कैपेसिटी उतनी नहीं इंक्रीज की तो लिक्विड ओवरफ्लो कर जाएगा ना। कर जाएगा, यस सर। सो अमाउंट ऑफ लिक्विड ओवरफ्लोन विल बी, डेल्टा वी है। बस इतना सा क्वेश्चन तक क्या सोच रहा है? तो डेल्टा वी एल माइनस माइनस। डेल्टा वी सी, इसको डेल्टा वी सी लिख लेते हैं, एंड दिस विल बी गामा लिक्विड माइनस 3 अल्फा 3 ऑफ द अल्फा ग्लास इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इंटू इंटू डेल्टा। डेल्टा थी। ठीक है, यस सर। ठीक। हाँ जी सर, करेक्ट। लिक्विड्स के लिए डेंसिटी के ऊपर इफेक्ट भी अपने को समझना है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। हाँ जी सर। डेंसिटी होती है मास मास अपॉन बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम। हाँ जी सर। मास तो कांस्टेंट है ना, मास तो नहीं यस बदल सर। रहा ना, हीट करने से मास थोड़ा बदल जाएगा। तो डेल्टा रो बाय रो विल बी माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा। वी। क्यों? हाँ जी फ्रैक्शनल चेंज इन सर। डेंसिटी। ये सुनिए माइनस कैसे आया? सर वो पावर थी ना, तो नेगेटिव में आएगी। हाँ, और डेल्टा वी बाय वी की वैल्यू गामा डेल्टा थीटा के बराबर है ना। हाँ जी सर। यस सर। डेल्टा रो बाय रो विल बी माइनस गामा डेल्टा थीटा। ठीक। हाँ जी सर, करेक्ट। इसकी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन आती है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो जब ऑब्जेक्ट्स फ्लोट कर रहे होते हैं तो सपोज किसी लिक्विड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, हाँ जी। कोई सॉलिड ब्लॉक है और ये फ्लोट कर रहा है किसी लिक्विड में, ठीक है। हाँ जी। तो इस ब्लॉक की टोटल वॉल्यूम V है और इसका जो डूबा हुआ हिस्सा है, हाँ जी। इसका जो डूबा हुआ हिस्सा है वो VI है। तो VI क्या है? वॉल्यूम इनसाइड या सबमर्ज, हाँ जी सर। ठीक है। और V है टोटल वॉल्यूम, ठीक। यस सर। अब इस सॉलिड की डेंसिटी अगर सिग्मा है और लिक्विड की डेंसिटी अगर रो है तो फ्लोटिंग के लिए क्या कंडीशन होती है? इसका वेट बाइंड फोर्स के डेंसिटी। बराबर हो, हाँ जी सर। है ना। यस सर, वी कुछ वेट बाइंड फोर्स के बराबर उसके हो। बराबर हो। हाँ इसका जी। वेट हो जाएगा इसकी वॉल्यूम इंटू सिग्मा इंटू जी। हाँ इसकी जी सर। खुद की वॉल्यूम इंटू सिग्मा मास हो जाएगा इंटू जी। जी हाँ जी और सर। बाइंड फोर्स होती है जितनी वॉल्यूम उसने रो जी। फ्लूइड की डिस्प्लेस की, तो रो वॉल्यूम जी। सबमर्ज इंटू रो इंटू जी। तो करेक्ट जी सर। तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है। तो वॉल्यूम इनसाइड की वैल्यू V सिग्मा बाय बाई रो। रो के बराबर होती है, ठीक। हाँ जी सर। और V इंटू सिग्मा हो गया मास बाय रो। मास किसका? मास। मास ऑफ द ब्लॉक, लिक्विड का नहीं। हाँ जी सर, मास से लगता है। ठीक है, ये हाँ मास जी। ऑफ द ब्लॉक है और ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है।
राइट। करेक्ट सर। और ये सबमर्ज्ड वॉल्यूम है। अब जब मैं हीट करूंगा, हाँ जी। हीट करूंगा तो लिक्विड एक्सपैंड करेगा, यस सर। तो लिक्विड की डेंसिटी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। ब्लॉक का मास तो उतना ही रहेगा ना, मास तो नहीं बदलता ना ब्लॉक का। नहीं बदलेगा सर। तो मास ब्लॉक का नहीं बदलेगा, तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वी आई बाय वी आई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा रो बाय रो। यस सर, लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा माइनस गामा ऑफ द लिक्विड, ये प्लस गामा ऑफ द लिक्विड इंटू डेल्टा थीटा, क्योंकि डेल्टा रो बाय रो माइनस माइनस। गामा लिक्विड इंटू डेल्टा थीटा के बराबर है ना। हाँ जी सर। तो आप ऐसे करके ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी फ्लूइड में फ्लोट कर रहा था तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फ्रैक्शनल चेंज इन सबमर्ज्ड वॉल्यूम कितना होगा। फॉर्मूले मत याद कर, लॉजिक समझ मैंने क्या किया, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं एग्जैक्टली यही चीज पूछी जाए। हाँ जी सर। केवल ये पूछ लिया जा सकता है बायंड फोर्स में कितना फ्रैक्शनल चेंज आया, ठीक है। यहाँ यस सर। पर फ्रैक्शनल चेंज इन समझ। सबमर्ज्ड वॉल्यूम, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया तेरे को जस्ट समझाने के लिए कि कैसे मैं सोच सकता हूँ चीजों के बारे में। हाँ जी सर। क्लियर है। हाँ जी। तो इस तरीके की डिफरेंट एप्लीकेशन तुम्हें मिलेंगी। क्लियर कर दूं हाँ जी क्लियर। सर। हाँ जी सर। एक और इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, आपके पास एक स्टील का रूलर है, स्केल है, इससे आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करना चाहते हैं। तो ये हाँ जी। स्टील का जो रूलर है, जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई, जिस दिन इसको फैक्ट्री में बनाया गया, वो 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे बनाते हैं इसको। हाँ जी। इसका क्या मतलब है कि जिस दिन इसके स्केल रूलर के ऊपर जो वो डिविजन्स बनाई गई थी 1-1 मिलीमीटर के मार्क की, वो 20 डिग्री सेल्सियस पे थी, है ना। हाँ जी सर, करेक्ट। तो ये स्टील का रूलर है, और इस पे जो दो डिविजन्स हैं मिलीमीटर वाली या नेबरिंग डिविजन्स हैं कोई भी, उनके बीच का गैप एक्चुअली 1 मिलीमीटर कब है, 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। हाँ जी। मान लेते हैं इस स्टील का टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। हाँ जी। और मान लेते हैं ये स्टील रूलर यूज हो रहा है 50 डिग्री सेल्सियस पे, भरी धूप में बाहर खड़ा होके कोई गर्मी में इसको यूज कर रहा है टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाँ जी। टू मेजर द लेंथ ऑफ अ वायर, if the measured length is 1 meter, हाँ जी what must be the actual length? ये रूलर तो ठीक रीड नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा। सर, क्योंकि एक्सपैंड कर जाएगा हीट की वजह से। हाँ, तो वो आपने बताना कि अगर ये 1 मीटर रीड कर रहा है तो एक्चुअल लेंथ क्या होगी। पहले तो इंट्यूटिवली सोच के बता कि ये अगर 1 मीटर बता रहा है किसी लेंथ को, तो वो एक्चुअली 1 मीटर है या ज्यादा है या कम है। सर, कम है। क्यों। सर, क्योंकि जब वो एक्सपैंड कर जाएगा तो उसके बीच के गैप्स भी बढ़ जाएंगे। तो वो हम्म। जितना वो दिखा रहा है उससे कम ही होगा, 1 मीटर से कम ही होगा ऑब्जेक्ट जो होगा। मतलब अगर इसके बीच की सेपरेशन 1 मिलीमीटर से ज्यादा हो गई है, मान लो 1 मिलीमीटर से बढ़ के इसकी दो डिविजन्स के बीच का गैप 1.1 मिलीमीटर हो गया है, इसका मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ अगर 1.1 मिलीमीटर है तो ये कितनी बताएगा। सर, 1 पॉइंट ये 1 मिलीमीटर दिखाएगा सर। तो इसने ज्यादा दिखाई या कम दिखाई।
सर ज्यादा दिखाई, मतलब ऑब्जेक्ट की लेंथ कम फिर होगी। मारूंगा, मैं कह रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट की ट्रू लेंथ 1.1 मिलीमीटर है, इससे एक नाप दिखा रहा है, तो ये कितनी बताएगा? ऐसा एक दिखा रहा है, तो क्यों? ऑब्जेक्ट की क्योंकि लेंथ ये तो फैला ज्यादा। हुआ है, हाँ जी सर, ये तो ये कम कम दिखाएगा, रीड कर रहा है ना, कम रीड कर रहा है। हाँ जी सर, तो एक्चुअल ज्यादा एक्चुअल। है ना? हाँ जी सर, 1 मीटर से ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? वो सर कैलकुलेट डेल्टा करते हैं। एल ज्यादा होगी, और डेल्टा एल होता है एल अल्फा डेल्टा थीटा। तो थीटा, हाँ जी तो सर, दी अल्फा। एक्चुअल लेंथ मस्ट बी मोर, है ना? हाँ जी सर, बाय एन अमाउंट डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा थीटा, एल हो जाएगा 1 मीटर, अल्फा हो 10 जाएगा 10⁻⁻⁵मीटर, 10⁻⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा थीटा आपका 30 30 डिग्री। हाँ जी सर। इंटू 10⁻⁵मीटर, दैट इज 30 इंटू 10⁻⁻2 मिलीमीटर, है ना? यानी हाँ जी जीरो सर। पॉइंट थ्री मिलीमीटर It तो इट विल एक्चुअल लेंथ 1 मीटर से थोड़ी सी ज्यादा है, कितनी ज्यादा? 0.3 मिलीमीटर ज्यादा। has- ठीक है, यस सर। क्लियर है? हाँ जी सर, अच्छा था ये। एक पेंडुलम क्लॉक हाँ जी। टाइम मेजर करती है, और उसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, है ना? हाँ जी। पेंडुलम क्लॉक हम यूज करते हैं टाइम मेजर करने के लिए। तो इफ द पेंडुलम क्लॉक कीप्स करेक्ट टाइम, if the pendulum clock keeps correct time at 20 डिग्री सेल्सियस, हाँ ठीक जी। है, how many seconds will it lose or gain per day when the ambient temperature is 50 डिग्री Celsius? Assume that the wire used is of steel, the wire is of स्टील। steel with alpha 10⁻⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? हाँ जी सर। सर पेंडुलम क्लॉक वही ना जो नीचे से हिलती रहती है, जो घड़ियों के नीचे से होती है। हाँ हाँ, तो बेसिकली वो पेंडुलम की ऑसिलेशंस के बेसिस पे टाइम मेजर करती है।
तो ऐसे समझे जरा ध्यान से, एक पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड टी है, तो वो जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल ठीक है 20 डिग्री सेल्सियस पे। हाँ जी मतलब सर। 20 डिग्री सेल्सियस पे वो करेक्ट टाइम रखती है, का मतलब है कि जितनी देर उसके पेंडुलम को एक ऑसिलेशन पूरी करने में लगती है, ठीक है, हाँ जी। हाँ वो जी। हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है उससे मैच करता है, जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम होता है ड्यूरेशन ऑफ 1 सेकेंड। यस सर। लेकिन जब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो इसकी लेंथ इंक्रीज कर गई होगी, हाँ जी सर। का टाइम पीरियड इंक्रीज कर गया होगा। कर क्या हुआ? हाँ टाइम जी। पीरियड इंक्रीज कर गया होगा तो इसको उसी ऑसिलेशन को करने में ज्यादा समय लगेगा, लगेगा सर। तो पीछे रह जाएगी ये। हाँ जी, तो ये लूज कर। तो जितनी देर में स्टैंडर्ड क्लॉक 1 सेकंड दिखा देगी, ये नहीं दिखा पाएगी ना, क्योंकि ये तो धीरे चल रही है। हाँ जी सर, उसके तो सब पहली बड़ी। बात तो आपके सॉल्यूशन में आपको ये लिखना चाहिए, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस लेंथ इंक्रीजेस, सो टाइम पीरियड इंक्रीजेस, हेंस द क्लॉक रन्स स्लो। ठीक है। हाँ जी सर। नाउ फॉर एवरी t seconds where t is the time period, it will lose delta t डेल्टा टी। seconds, where delta t by t will be equal to half delta l वाली, ये कहाँ से आया? तो ये भी से एरर वाले से। t रूट एल के प्रोपोर्शनल है, तो डेल्टा टी बाई टी हाफ डेल्टा एल बाय एल है। हाँ तो जी सर। डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा के बराबर है। यस सर। है सर। तो हर टी सेकेंड के लिए इट विल लूज डेल्टा टी सेकेंड्स, तो फॉर एवरी 1 सेकेंड इट विल लूज डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। टी। हाँ जी सर। ठीक है। यस सर। दैट मीन्स इन अ डे, दिन में कितने सेकंड होते हैं? सर दिन में 36 इंटू 60, 64,000 नहीं, 86,400। 86,000। कैसे आइए, 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। 60 सेकंड। इन अ डे इट विल लूज 86,400 इंटू डेल्टा टी बाई टी सेकेंड। समझ में आ रहा है? सेकंड्स यस सर हर होते हैं। 1 सेकेंड में वो डेल्टा टी बाई टी लूज कर जाएगी, राइट? हाँ जी सर। सो इट विल लूज 86,400 इंटू डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। ठीक। हाँ जी सर। सेकेंड्स तो 1 2 3 से ये -2 बचा, और ये 2 भी 8.64 कर देगा इसको, इंटू 3/2, तो हाँ ये जी। आएगा तेरा 4 3 2, 4.32। इंटू 2 करेंगे, 3 दूनी 6 9 12, है ना? वही 12 पॉइंट। तो पर डे वो 12 सेकेंड 13 सेकेंड खा जाएगा। पीछे रह जाएगी। हर एक दिन में वो 13 सेकेंड पीछे पीछे रह रह जाएगी, ठीक है। जाएगी। तो इसका वही। मतलब एक मंथ में, इन ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ, अगर 1 महीने लगातार एम्बिएंट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पे चल गया, तो 390 से। 490 390 सेकेंड है ना? हाँ जी सर, 390 से। दैट इज 6.5 मिनट, अप्रोक्स। यस सर। है ना? हाँ जी सर। तो 6.5 मिनट 1 महीना पीछे रह जाएगी वो, अगर 1 महीने तक टेम्परेचर 50 रहा, जबकि क्लॉक डिजाइन थी 20 पे काम करने के लिए। ठीक है। हाँ जी सर। 6.5 मिनट। क्लियर है? हाँ जी सर। फाइनली एक आखिरी एप्लीकेशन थर्मल एक्सपेंशन की, एंड दैट इज थर्मल स्ट्रेस। अगर एक बार को हीट किया जाए और उसको एक्सपैंड करने के लिए जगह ना दी जाए, हाँ जी। तो उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, है ना? हाँ जी सर, नेचुरली होगा उसके अंदर स्ट्रेस।
इसलिए जो ब्रिजेस बनाए जाते हैं उसमें उसके गैप्स। अंदर जो रोड है वो कंटिन्यूस नहीं बनाई जाती, गैप्स छोड़े जाते हैं जरा जरा से। हाँ जी सर। तो जो तेरे फ्लाईओवर्स होते हैं, फ्लाईओवर की रोड पे तेरे को थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऐसे गैप्स मिलते हैं, तभी उस पे चलते हुए बड़बड़ की आवाज आती है, गाड़ी चलते हैं ना डब 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 की आवाज आती है। हाँ जी सर। क्योंकि जो रोड है वो कंटिन्यूस नहीं बनाई जाती, गैप्स छोड़ दिए जाते हैं। ये गैप्स इसलिए छोड़ दिए जाते हैं ताकि उनको हीटिंग से एक्सपेंशन की जगह मिल जाए। अगर एक्सपेंशन की जगह नहीं देंगे तो उसमें स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा और वो टूट सकती है। इसलिए जो रेलवे लाइन के ट्रैक होते हैं हाँ जी। कंटिन्यूस रेल्स नहीं होते हैं ना, हाँ जी सर, उनमें भी गैप्स होते हैं। डू नॉट हैव कॉन्टिन्यूस रेल्स। शुरू शुरू में जब बनाई गई थी तो पता नहीं था यार ऐसा भी होगा, अच्छा। वो ध्यान नहीं दिया गया और बना दी। और वो रेल्स बनी भी सड़क के अंदर फंसी हुई होती हैं, और गर्मी आई और गर्मी में वहां पे वो सब जो रेलवे लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई वहां पे। होते ही। तो दे डू नॉट हैव कंटिन्यूस रेल्स, तो आप ऐसे करके एक रेल रखते हैं, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के दूसरी रेल रखते हैं हमेशा ना। हाँ जी सर। रेल्स कंटिन्यूस नहीं बनाई जाती, तो उसके अंदर गैप्स रखे जाते हैं। सर बट अगर वो हीट की मतलब एक्सपैंड की जगह और कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो? हाँ, तो दोनों चीजों का मार्जिन रखा जाता है उसमें ना। जैसे अपनी अच्छा। ये जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स हैं, जो बिजली की तार खंभों पे रहती हैं, उसमें दोनों चीजें रखी जाती हैं, उनके बीच में गैप भी रखा जाता है इतना कि ताकि जब गर्मी में वो झूल जाएं, थोड़ी सी एक्सपैंड कर जाएं, तो एक दूसरे से टच ना कर जाएं। लेकिन वो बिल्कुल टॉट नहीं बनाते, थोड़ी सी सैग करके बनाते हैं, ताकि जब विंटर्स आए तो वो स्ट्रेच हो, तो मतलब उनके पास जगह हो थोड़ी सी। हाँ जी सर। ठीक है, तो दोनों चीजों को अकाउंट में लिया जाता है, समर्स और विंटर दोनों चीजों को। तो हाँ अगर जी सर। मेरे पास एक बार है और इस बार की लेंथ है एल, और इसका कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है अल्फा, और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वाई, हाँ जी। और इसको दो रिजिड वॉल्स के बीच में रख दिया ताकि इसके पास एक्सपेंशन की बिल्कुल जगह ना बचे, हाँ जी। और अब इसको हीट कर दिया टू रेज द टेम्परेचर बाय डेल्टा थीटा। तो जब मैं इसका टेम्परेचर डेल्टा थीटा से रेज करूंगा तो ये इतना एक्सपेंड करना चाहेगी, हाँ जी। कर नहीं पाएगी दीवारों की वजह से ना। यस सर। तो देर विल बी अ कंप्रेशन ऑफ एल अल्फा डेल्टा थीटा इन इट, क्योंकि लेंथ हो जानी चाहिए थी एल प्लस एल अल्फा डेल्टा थीटा, हाँ जी सर। लेकिन लेंथ रही कितनी, केवल एल। एल। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस की स्टेट में आ जाएगी, दबा हुआ महसूस करेगी। ठीक है। सर ये ब्रेक मतलब उसमें वो ला सकते दरारें? हाँ, दीवारों को ये बाहर की तरफ पुश करेगी, और अगर इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हुई वॉल से तो वॉल्स में यील्ड, और ये वॉल्स के अंदर घुस सकती है, ओ। तो इसके अंदर एक स्ट्रेन आ जाएगा। स्ट्रेन होता है कंप्रेशन डिवाइडेड बाय नेचुरल लेंथ। हाँ वैसे तो जी। नेचुरल लेंथ एल प्लस एल अल्फा डेल्टा थीटा लेनी चाहिए नए टेम्परेचर पे, बट उसको लगभग हम एल ही मान लेते हैं, नीचे वाली चीज को। हाँ और जी। ये ऑलमोस्ट अल्फा डेल्टा थीटा, तो इतना थर्मल स्ट्रेन आ गया इसमें। ओ। ठीक है। हाँ जी सर। अब ध्यान रखना, ये हीट करी और एक्सपैंड नहीं करने दी तो इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन आता। अगर ये फ्रीली पड़ी होती और इसको हीट कर देते तो इसके अंदर इतना इंक्रीमेंट इन लेंथ जरूर आता, लेकिन तब ये नहीं कहते कि इसके अंदर स्ट्रेन आ गया। हाँ जी सर। स्ट्रेन इज सेड टू कम ओनली व्हेन इट इज हीटेड बट नॉट अलाउड टू एक्सपैंड, राइट। करेक्ट सर। अब वाई होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। यस सर, यंग मॉडल। तो स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी वाई टाइम्स स्ट्रेन, हाँ जी। तो वाई अल्फा डेल्टा थीटा, तो ये थीटा। कहलाएगा थर्मल स्ट्रेस। तो अगर एक बार को हीट कर दिया लेकिन एक्सपैंड नहीं करने दिया तो इतना थर्मल स्ट्रेस उसके अंदर सेटअप हो जाएगा, वाई अल्फा डेल्टा थीटा। अब स्ट्रेस आ जाएगा, क्या मतलब क्या है कि ये दबावा महसूस कर रही है। जब ये हाँ जी। दबावा महसूस कर रही होगी
तो ये दीवारों पे बाहर की तरफ पुश लगा रही होगी ऐसे, है ना। हाँ जी सर, लगा रही होगी। और अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो इस स्ट्रेस को F/A के बराबर कर सकते हैं। कर सकते हैं सर, डेफिनेटली फोर्स। तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये बार कितनी फोर्स से दोनों वॉल्स को बाहर की तरफ पुश करेगी, या दोनों वॉल्स इसको कितनी फोर्स से अंदर की तरफ पुश कर रही होंगी। पुश। ओ सी, ये तो बड़ी। ठीक है। हाँ जी सर। तो बिल्कुल रियलिस्टिक सी एप्लीकेशन है, और ये बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है थर्मल एक्सपेंशन का अपने को रूटीन लाइफ में। यस सर। क्लियर है, चले आगे। हाँ जी सर। अच्छा। ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट थर्मल एक्सपेंशन। हमने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा, कैलोरीमेट्री पढ़ा। अब हम चलते हैं अपनी स्टडी को आगे लेकर चलते हैं और गैसियस स्टेट के ऊपर आते हैं। तो फिजिक्स ऑफ द गैसियस स्टेट, मैं सारे चैप्टर्स को एक ही हेडिंग के अंदर पढ़ा रहा हूँ, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। मैंने पहले ही बोला था 3 चैप्टर कवर कर रहा हूँ। एक चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हाँ जी। के अंदर हमने ये तेरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट, थर्मल एक्सपेंशन कवर किया। एक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हाँ जिसके जी। अंदर फिजिक्स ऑफ द गैसियस स्टेट के बारे में बात करेंगे। और एक है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, और एक चौथा चैप्टर है हमारा हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो मैं ये कवर कर चुका हूँ, और यहाँ से मैं इसमें एंटर कर रहा हूँ। यहाँ से पढ़ाते पढ़ाते मैं इसमें एंटर कर जाऊंगा, और लास्ट में फिर हम इसको पढ़ेंगे। हीट ट्रांसफर। हाँ जी सर। गैसीय स्टेट तेरे बहुत काम आएगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री में तूने स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा। आइडियल गैस बिहेवियर के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर। अच्छा। जीरो गैस भी है। ठीक है, हाँ जी सर। तो लेट अस डिफाइन क्लियरली व्हाट इज अ गैस। तो रूटीन लाइफ में कॉमन मैन की लैंग्वेज में सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम बोलते हैं कि सॉलिड्स की एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम दोनों होती है। हाँ जी सर। तो वो अपनी शेप भी मेंटेन करके रखते हैं और वॉल्यूम भी मेंटेन करके रखते हैं। जो लिक्विड्स हैं वो अपनी वॉल्यूम वॉल्यूम। को मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन शेप जिस कंटेनर में डालो वैसी हो जाती है। हाँ जी। और गैसेस कुछ भी मेंटेन नहीं कर पाती। नहीं बढ़ता। तो गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। तो उनको जितनी जगह दे दोगे सारे में फैल जाएंगी। ठीक है, हाँ जी सर। जैसे क्लास में बच्चों 13 बच्चे बैठे तो पूरी क्लास में फैल के बैठे होंगे, ये नहीं कि आगे वाले 3 बेंच पे आगे होंगे। हाँ क्यों? जी सर। सर हमारा बस चलता तो दो यही चार होता। आखिरी बेंच पे भी बैठे होंगे, मैडम को बुलाना पड़ा होगा, ये आगे आके बैठो तुम लोग यहाँ पे, है ना। हाँ जी सर। हाँ जी। तो gases have no definite shape and volume, तो they will occupy as much space as is available। और इसका रीजन रहता है सॉलिड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जो उनको एक दूसरे से ढंग से बाइंड करके रखती हैं। हाँ जी। इसके अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, नो इंटू। और इसमें निग्लिजिबल होती हैं। मतलब हम बोल देते हैं नो, तो निग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो एक्चुअली हम डिसरिगार्ड ही कर देते हैं। तो वी हाँ एज्यूम जी। दैट फॉर एन आइडियल गैस देर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। बेसिकली गैसेस के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और गैसेस के लिए हम कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। एक तो गैस का प्रेशर हाँ जी। और गैस का टेम्परेचर।
और गैस के प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर बहुत पिक्यूलियर सी ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी। तो गैस का प्रेशर और गैस के टेम्परेचर के बारे में कुछ खास ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको हम कुछ लॉज की फॉर्म में इंटरप्रेट करते हैं। बॉयल्स लॉ सुना होगा तुमने, चार्ल्स लॉ सुना होगा, ठीक है, हाँ जी। जहान्स लॉ, बहुत सारे हैं। मैं ज़्यादा बहुत सारे लॉज नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के बारे में अच्छे से बात करने वाला हूँ तुम्हारे साथ। तो ये दो लॉज के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। तो व्हाट हैपन्स इज कि हमने गैसेस के बारे में बहुत पिक्यूलियर सा बिहेवियर देखा है, और उस पिक्यूलियर से बिहेवियर को, उन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक मॉडल प्रेजेंट करते हैं। हम देख तो नहीं सकते एग्जैक्टली कि गैस के अंदर क्या चल रहा है, बट बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द गैस वी आर एबल टू शो और वी आर एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट कि अगर हम ऐसा मान लें कि गैस के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है, तो हम ये गैस के बिहेवियर को या ये वाली लॉज को एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है। तो सी हाँ आप जी। चीज समझो कि हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स में हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस ली, और अब उन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम अपने आप से, मतलब अपने को आंसर मालूम है, फॉर्मूला बना रहे हैं। अच्छा। हाँ जी सर। अपने को आंसर पहले से मालूम है कि यार रिजल्ट तो ये आता है, अब हम ये सोच रहे हैं कि यार फॉर्मूला क्या हो सकता है जिससे ये आंसर आने वाला है। सो एक्चुअली तो साइंस यहीं से स्टार्ट हुई ना। पहले हमने ऑब्जर्वेशन, आंसर्स हमारे पास पहले थे, हमने अपने आसपास के नेचर को स्टडी किया, इन्वेस्टिगेट किया, बहुत सारी मेजरमेंट्स की, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और उनके रिजल्ट्स रिकॉर्ड कर लिए। फिर हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करनी शुरू की कि अब जुगाड़ लगाते हैं कि यार क्या हो सकता होगा, और वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमने मतलब फॉर्मूले डेराइव करे, बनाए, गेस करे, और फिर वो जो गेस किए हुए फॉर्मूले थे उनको अलग अलग जगह पे हमने लगा के देखा कि यार ये सेट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। तो अगर सेट बैठ जाते हैं तो हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं सेट बैठते तो कुछ और नया फार्मूला ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ जी तो सर। जो और मैंने हमारे सेट बैठ गए बिल्कुल फॉर्मूले, उनको हमने लॉज ऑफ नेचर बोल दिया। लॉस ऑफ। ठीक हाँ है, जी। जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, G m1 m2/r², ये फॉर्मूला हमारा सेट बैठ गया। ठीक है, हाँ जी सर। ये हमारा एक लॉ ऑफ नेचर हो गया। जो फॉर्मूले हमारे सेट नहीं बैठे, जिन पे अभी भी हमें डाउट है, वी आर नॉट श्योर, उनको हम थ्योरी बोलते हैं, उनको हम लॉज नहीं बोलते, उनको हम थ्योरी बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हाँ जी सर, ये थ्योरी है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये एक थ्योरी है जो हमने प्रपोज की हुई है, और गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। इट इज अ थ्योरी that has been proposed or assumed to be valid to explain the behavior of a gas। और जहां तक ये हमारे गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, वहां तक इस थ्योरी को ट्रू मान लेते हैं। जहां पे उस बिहेवियर को एक्सप्लेन करना बंद कर देती है, वहां पे इसमें हम खामियां ढूंढनी शुरू कर देते हैं कि क्या गड़बड़ है भाई। हाँ जी सर। केमिस्ट्री में तुम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, तो उसमें एक ऑर्डर पढ़ते हो, पैटर्न पढ़ते हो, जहां पे वो पैटर्न फेल हो जाता है वहां पे ढूंढते हो यार और क्या गड़बड़ हो गई। जैसे बोलते हो ना यार कि डायमीटर इंक्रीज कर रहा होगा इन ए ग्रुप, लेकिन हो सकता है कहीं पर अचानक डिक्रीज कर जाए, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड में इन जनरल ऐसा ऑर्डर फॉलो करती है, लेकिन अचानक एक जगह पे गड़बड़ हो जाती है। देन यू थिंक ऑफ यार यहाँ गड़बड़ हो गई तो यहाँ कुछ और पिक्चर में आ गया होगा, राइट। तो हाँ जी सर। हम कुछ assumptions लेते हैं, कुछ प्रपोजिशंस लेते हैं, और उन प्रपोजिशंस को अज्यूम करते हुए, कुछ प्रपोजल्स को अज्यूम करते हुए, पॉस्टुलेट्स को अज्यूम करते हुए आगे चलते रहते हैं। और जहां तक वो चीज एक्सप्लेन करती रहती हैं ठीक है, जहां पे वो एक्सप्लेनेशन फेल हो जाती है वहां पे हम कुछ नया सोचने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे गैस के बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट करेंगे, और फिर एक थ्योरी आपके सामने रखेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, और देखेंगे कि वो कब लगती है और किन केसेस में उसके अंदर हमारे पास एक्सेप्शंस आ जाती है। ठीक। हाँ जी सर। तो सबसे पहले व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड प्रेशर ऑफ अ गैस।
तो pressure of a gas is basically due to the collision the particle. of the gas molecules with the walls of the container. Yes sir. जो नॉर्मली हम किसी कंटेनर में फ्लूइड भर के प्रेशर की बात करते हैं, तो वहां पे प्रेशर सिंपल नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और वो यूजुअली ग्रेविटी की वजह से होता है ना। जैसे कंटेनर लिक्विड में कंटेनर भरा हुआ, सॉरी कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ, तो उसके बॉटम पे वो एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगाता है, और उसमें एक प्रेशर ग्रेडियंट आता है रो जी, है ना। जी सर आता है। तो वो ग्रेविटी की वजह से है। तो गैस का जो प्रेशर है उसका रीजन डिफरेंट है। द प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो व्हेन अ गैस is filled in a container, we have a very large number of molecules. अगर आपने 1 मोल, आधा मोल, या फिर 1/1000 ऑफ अ मोल भी भर लिया, 1 ग्राम गैस भी ले ली, 1 ग्राम ऑक्सीजन गैस ले ली तुमने, तो उसमें भी आपके पास 1/32 मोल आएगा, है ना। जी सर। 1/32 मोल का मतलब लगभग 10⁻23 मॉलिक्यूल्स तो होंगे ना। यस सर होंगे। बिग नंबर, वेरी बिग नंबर, ठीक है। अच्छा। So when we हाँ when जी। we are talking about a gas, so we are talking about a large number of molecules. एक खाली कंटेनर में 10 15 20 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स छोड़ के उसको गैस नहीं बोलते हम ये नहीं बोलते उसमें ऑक्सीजन गैस भरी हुई है कंटेनर में, ठीक है। तो हाँ व्हेन आई एम जी। टॉकिंग अबाउट गैस बिहेवियर ऑफ अ गैस और गैस लॉज, आई एम टॉकिंग अबाउट अ कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। So again, when a gas is filled in a container, we have a large number of molecules, 10⁻23 molecules that move randomly in हाँ जी। all possible directions with all possible velocities. ठीक है। हाँ जी। तो ये randomly मूव करते हैं, सभी डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं, सभी पॉसिबल वेलोसिटी से। एंड दिस अरेंजमेंट इज सो रैंडम कि हर तरफ से एक ही जैसा दिखाई देता है। अच्छा। समझ रहा है? हाँ मतलब जी फील सर। वो इतना रैंडम है कि हर जगह पे एक ही जैसा है, ठीक है। तो हाँ जी सिंस सर। द अरेंजमेंट इज रैंडम, so it appears uniform at a macroscopic level. It appears uniformly distributed म्यूटेड। at a macroscopic level, ठीक है। हाँ जी सर। मतलब इतने सारे हैं ना यार, अगर केवल 5-10 होते, एक बड़ा सारा कंटेनर में केवल 10 मॉलिक्यूल होते, तो क्या पूरा कंटेनर सब जगह पे एक ही जैसा भरा हुआ दिखाई देता? नहीं सर नहीं। ज्यादातर तो खाली दिखाई देता। अभी क्या 10⁻23 मॉलिक्यूल्स को एक कंटेनर में भर दिया, तो इतनी बड़ी नंबर में भर दिया, तो सब तरफ एक ही जैसा, मतलब मेला लगा हुआ ना यार। जी सर मेले से भी बड़ा है। हाँ, तो कुंभ का मेला लगा हुआ है, तो हर जगह पे एक ही जैसा हाल है, ये नहीं कि वहां डेंसिटी ज्यादा और यहाँ डेंसिटी कम है। हाँ जी सर। So since it appears uniformly distributed at a macroscopic level, ठीक है, हाँ जी सर करेक्ट। तो द प्रेशर इज गोइंग टू बी सेम एट ऑल प्लेसेस। तो जितने कंटेनर में, अगर मैंने इस कंटेनर में मैंने मॉलिक्यूल्स भर लिए, एक गैस भर ली, तो उन मॉलिक्यूल्स के इस साइड वॉल से जो कोलिजन्स हो रहे हैं, या फिर ये वाली साइड वॉल से टॉप फेस से जो कोलिजन्स हो रहे हैं, या फिर इस वॉल से जो कोलिजन्स हो रहे हैं, you will not find any difference in them. So the pressure or the force on this yellow wall will be same as the pressure on the blue wall, and the same वॉल। will be same as the pressure on the ऑरेंज वॉल। orange wall, ठीक है। तो हर जगह पे इतना रैंडम है कि हर जगह पे एक ही जैसा दिखाई दे रहा है। हाँ जी सर। सर तो इसमें हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, केमिस्ट्री में माइक्रोस्कोपिक देखते थे। हाँ, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम
उसके माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल से रिलेट करेंगे। मैं अभी गैस के प्रेशर को और टेम्परेचर को उसके मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी से रिलेट करूंगा। हाँ ठीक है, जी सर, हाँ जी। तो टेम्परेचर ऑफ द गैस इज बेसिकली अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी of the molecules averaged over the entire collection of molecules. मॉलिक्यूल, ठीक है, तो टेम्परेचर इज मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एवरेज ओवर द एंटायर कलेक्शन। ठीक है, हाँ तो जी। सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी लेकर वो कलेक्शन, उनको ऐड कर लिया हाँ जी, और डिवाइड कर लिया। डिवाइड कर कैपिटल दिया। एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, और इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम टेम्परेचर से रिलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर फिजिकली हमें पता है, टेम्परेचर कहीं ना कहीं एनर्जी के लेवल का रिप्रेजेंटेटिव है। हमने जीरो थर्मोडायनेमिक्स में ये बात की थी कि दो ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर में, मतलब उनको फिजिकल कांटेक्ट में लेकर आने पर एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता उन दोनों के बीच में ना। हाँ हीट जी सर, एनर्जी देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। तो वो जो हीट एनर्जी दे रहे हैं, बेसिकली हम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ा रहे होंगे ना। हाँ जी, हाँ जी सर। टेम्परेचर इज एक्चुअली अ मेजर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। अब इसको बात करेंगे इसके बारे में, फिलहाल उससे पहले हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ की। ठीक है, आगे चलूं। हाँ जी, हाँ जी सर। तो हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ की। मालूम है बॉयल्स लॉ? सर जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हाँ, ये बॉयल करने से, उबलने से याद रहता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहता है, हाँ जी सर। क्या होता है बॉयल्स लॉ, ढंग से बता। सर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो P1/P2। सर प्रेशर और गैस के बीच, मतलब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ये कहता था प्रेशर ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, वॉल्यूम, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट, दैट इज प्रेशर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम वॉल्यूम डिक्रीज डिक्रीज करेगी। ठीक करेगा। है, हाँ जी सर। सपोज तेरे पास एक बलून है और उस बलून में तू हवा भर रहा है। हाँ जी, जैसे जैसे तू हवा भरता जाता है बलून में, वॉल्यूम ऑफ द बलून, इंक्रीजेस, और व्हाट अबाउट द प्रेशर ऑफ द एयर इन इट। डिक्रीजेस। तेरे को लग रहा है कि जैसे जैसे तू हवा भरता जाता है प्रेशर डिक्रीज करता जाता है? मुझे तो लगता है और मुश्किल हो जाता है उसमें फूकना। हाँ सर, ये भी बहुत है फिर तू कह रहा है प्रेशर डिक्रीजेस, मेरे को तो फील नहीं आ रही प्रेशर डिक्रीज करने की। सर, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर तो मतलब मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कोई लंबा चौड़ा बदल रहा होगा, एटमॉस्फेरिक ही होगा जो भी होगा। गर्म तो नहीं हो जाता हवा भरने से दोबारा। नहीं नहीं सर, नहीं होता। तो क्या मतलब गड़बड़ होगी? बॉयल्स लॉ तो लगता हुआ ही नहीं दिख रहा है यहाँ। सर उसमें गड़बड़ ये हुई कि सर वो एयर प्रेशर भी तो होगा ना फिर। एयर के प्रेशर की तो बात हो रही है। सर मतलब बलून के बाहर भी तो प्रेशर लग रहा होगा ना। वो ठीक है, बट जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द बलून इज इंक्रीजिंग एंड प्रेशर ऑफ द एयर इन द बलून इज आल्सो इंक्रीजिंग। बॉयल्स लॉ तो कहता है ऐसा नहीं होता। क्या गड़बड़ है? तो गड़बड़ ये है कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ गैस फिक्स नहीं है जब बलून के अंदर हवा भर रहे हैं। अच्छा, वो तो बढ़ाते जा। अब बता बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट। अब तूने ये वाली स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है अब तेरी, ठीक है? तो ऐसे हाँ नहीं जी बता, सर। क्या बताना है? सर व्हेन द फॉर अ गिवन अमाउंट अमाउंट ऑफ ऑफ गैस। गैस। अब समझ में आई डेफिनेशंस
लोग कहते हैं डेफिनेशन को रट्टा मारने की क्या जरूरत है, समझ लो तो ढंग से समझो या फिर मेमोराइज करो, पूरी बात तो समझनी पड़ेगी ना यार। हाँ हम जी, हाँ पूरी जी बात सर। नहीं याद रखते, हम खाली इतना याद रख लेते हैं, ये बकवास है। तो जब मतलब टीचर्स बोलते हैं ना डेफिनेशन याद होनी चाहिए ढंग से, तो सही में ढंग से याद होनी चाहिए का मतलब ये नहीं होता कि बुकिश लैंग्वेज में याद होनी चाहिए। ढंग से याद होने का मतलब होता है उसके अंदर जितने पैरामीटर्स के बारे में बात की हुई है सारे पैरामीटर ध्यान में रहने चाहिए। तो फॉर अ हाँ जी गिवन सर। अमाउंट ऑफ गैस held at constant temperature, टेम्परेचर, for a देन given amount of gas held at constant temperature, the टेम्परेचर। pressure of the gas is inversely proportional to the volume occupied by the gas। ठीक यस है। सर। हाँ जी। तो अगर आपने अमाउंट फिक्स कर लिया हाँ जी। और टेम्परेचर फ्रीज कर लिया, कॉन्स्टेंट कटिंग, हाँ फिर जी। आप कह सकते हैं द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है। वॉल्यूम, राइट सर। मतलब अगर आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस ले लेते हैं और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, हाँ जी। इसको फिक्स कर लेते हैं और टेम्परेचर को फिक्स कर लेते हैं और आप मेजरमेंट करते हैं, तो यू फाइंड दैट द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। V2। इस चीज को आपने जरूर 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 इस ग्राफ के अंदर भी याद रखना है कि अगर मैं प्रेशर वॉल्यूम प्लॉट बनाऊं, कीपिंग हाँ जी। टेम्परेचर कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, एक गैस के प्रेशर और वॉल्यूम को वेरी करूं और ग्राफिकली प्लॉट करूं डेटा को, तो मेरे को ऐसा ग्राफ मिलता है। इसको बोलते हैं आइसोथर्म। हाँ जी सर, इसकी सुनो। आइसोथर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। इस आइसोथर्म पे कोई भी दो पॉइंट हैं, सपोज ए और बी, हाँ जी। तो अगर ए पे गैस का प्रेशर है पी ए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस है वी ए, बी पर गैस का प्रेशर है पी बी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस वी बी, देन पी ए टाइम्स वी ए इज इक्वल टू पी बी टाइम्स वी बी। VB। ठीक है। हाँ जी सर। क्लियर है? यस सर, करेक्ट। क्वेश्चन आते हैं इसमें बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग से। बॉयल स्टॉप है सर। सपोज है, बॉयल स्टॉप है सर। हाँ, सपोज हमने एक गैस के लिए टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स फ्रीज कर लिए, हाँ जी। सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस को एक कंटेनर में होल्ड कर लिया, और उसके बाद मैंने उस गैस का वॉल्यूम को चेंज करना शुरू किया बाय अप्लाइंग प्रेशर, और मैंने अलग अलग पीवी की वैल्यूज लेके एक प्लॉट बनाया। ठीक है। हाँ मैंने जी। क्या किया, एक कंटेनर में गैस ले ली, उसका नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कर लिया और उसका टेम्परेचर फ्रीज कर लिया टी पे, और मैंने अब उसकी प्रेशर और वॉल्यूम की मेजरमेंट करनी शुरू की। मैंने अलग अलग वॉल्यूम कंटेनर की करता गया और कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर मेजर करता गया, मेरे को ऐसा प्लॉट मिला। हाँ जी। फिर मैंने उसी गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रखे हैं, लेकिन टेम्परेचर चेंज कर लिया टी प्राइम, हाँ जी। और फिर पीवी ग्राफ बनाया, तो वो ग्राफ ऐसा मिला। ठीक है। करेक्ट सर। तो ग्राफ शोज टू isotherms for a gas हाँ जी। or a given sample of the gas। गिवन सैंपल बोल दिया मतलब अमाउंट गैस का फिक्स कर लिया। ठीक है। हाँ जी सर।
तो graph shows two isotherms for a given sample of a gas. So which is greater, T prime or T? मतलब T प्राइम और T में से कौन ज्यादा है? टेम्परेचर कौन सा ज्यादा है सर? या तो टी प्राइम होगा या टी होगा। हाँ ये तो बात सही है यार, जबरदस्त वाली वही बात होगी। मैं बस 2 ही दिन पीता हूँ, एक जिस दिन बारिश होती है और एक जिस दिन बारिश नहीं होती है ना। जी। अरे और क्या ना, हम शराबी ऐसे ही बोलते हैं ना, वो मैं 2 ही दिन शराब पीता हूँ जी, एक जिस दिन बारिश होती है, एक जिस दिन बारिश नहीं होती। अरे तो अगर हम टी बढ़ाए वॉल्यूम बढ़ेगा। सर टी प्राइम ज्यादा है। कैसे? सर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी गैस का बढ़ेगा। इसके लिए आपको ये समझना P is चाहिए कि equal to गैस nRT। के लिए एक रिलेशनशिप होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब अगर आप एक पॉइंट ये मार्क कर लें और एक पॉइंट ये मार्क कर लें, ए जो है पहले के उस पे दूसरे पे, इन दोनों पे प्रेशर तो सेम ही है, हाँ जी सर। वॉल्यूम वाला। लेकिन इसके लिए वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम, तो ए के लिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होगा, और ए हाँ जी। प्राइम वाले कर्व के लिए पी वी प्राइम इज इक्वल टू एन आर टी प्राइम होगा। अब क्लियरली वी प्राइम तो वी से ज्यादा ही है ना, हाँ जी सर, ये तो ज्यादा है। तो पी वी इज इक्वल, तो यहाँ से क्लियरली इस वी की वैल्यू क्या लिख सकता है, पी बाई एन आर टी लिख सकता है, लिख सकते हैं एन सर। आर टी बाई पी। बाई पी सॉरी, एन हाँ आर जी। टी प्राइम बाई पी मस्ट बी ग्रेटर देन एन आर टी बाई पी, तो पी। टी प्राइम मस्ट बी ग्रेटर देन टी। ठीक है, पी। यस सर। तो आंसर इज टी प्राइम इज ग्रेटर देन। टी। क्लियर है? हाँ जी सर। एक दूसरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाँ जी। ये जबरदस्त क्वेश्चन है। So keeping amount of a gas fixed, keeping amount of a gas fixed, हाँ जी। the given PV graph is obtained. ठीक है, हाँ और जी। ऐसा है पीवी ग्राफ, तो ये पीवी ग्राफ हमें मिला बाई चांस ऐसा। ठीक, वेरी। हाँ जी। so as the state of the gas changes from A to B, as the state of the gas changes from A to B, what happens to its temperature? So temperature should be increasing. कैसे? Sub same by the ideal gas equation as volume is equals to nRT by P. हाँ तो सर तो हमारे पास एक वॉल्यूम रियल इंक्रीज गैस होता है। रिलेशनशिप है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, आगे। सर अब इस ग्राफ से हमें पता लग रहा है कि टाइम की मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है और प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है, प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है। सर हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं nRT by P। लिख सकते हैं। तो सर वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है तो टी भी बढ़ते जाना चाहिए। प्रेशर घट रहा है ना, हाँ जी सर। तो प्रेशर ओ घट तो रहा है, टेम्परेचर तो रिमेन कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता फिर तो पीवी तो ये ग्राफ ऐसा कब होता। आता? कब आता? यस सर। आइसोथर्म तो ऐसा होता। हाँ जी सर। मैंने तेरे को हिंट दे दिया एक्चुअली। प्रोपोर्शनली डिक्रीज। आइसोथर्म ऐसा होगा। हाँ जी सर होगा। एक और आइसोथर्म बनाऊं हायर टेम्परेचर पे, तो ऐसा।
हाँ जी सर। और हायर टेम्परेचर पे ऐसा, सर, और हायर टेम्परेचर पे ऐसा, और हायर टेम्परेचर पे ऐसा। हाँ जी सर। तो ये T1 पे आइसोथर्म, ये T2 पे, ये T3 पे, ये T4 पे, ये T5 पे। तो वी नो दैट T5 is more than T4 is more than T3 is more than T2 is more than T1। यस सर। हमारा प्रोसेस पहले T1 वाले आइसोथर्म को टच किया, कट किया, फिर T2 को, फिर T3 को, फिर T4 को, फिर T5 को T5 टच किया, फिर वापस T4, फिर वापस T3, फिर वापस T2, फिर T1 की तरफ जा रहा है। जा रहा है सर। टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ठीक है। सर एक मिनट सर, इसकी सर फोटो खींचे इसकी। सर दोस्त को परेशान करूंगा। हाँ जी सर, हो गया। परेशान करना है सर परेशान नहीं, मतलब हम एक्सचेंज करते रहते हैं ना, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ले, अच्छा क्वेश्चन ले फिर। परेशान करने के लिए अलग से ले लिया अगर मेरे से क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी सर। तेरे को परेशान ही करना बंद कर देंगे वो। तो ये गैस है, ये प्रेशर P0 है, और ये वॉल्यूम V0 है, और यहाँ पे प्रेशर P0/2 है, और यहाँ पे वॉल्यूम 2V0 है। V0। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है AB। तो फॉर अ गिवन अमाउंट, बलून वाला पूछिए क्वेश्चन, ठीक है। फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस हाँ जी। एट कांस्टेंट, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस a process is shown by the PV graph, ठीक है। हाँ जी। What is the maximum temperature attained by the gas during मैक्सिमम। और नंबर ऑफ मोल्स गिवन है आपको। एक्सप्रेस योर आंसर in terms of P0 V0। P0, V0, N and R, the universal gas constant। रेट। व्हाट इज द।
सर 15 P naught V naught by 8 NR. कैसे? सर मैंने तो ये देखा कि दोनों ही मतलब अगर टेम्परेचर हमें मैक्सिमम चाहिए तो P naught V naught दोनों ही अच्छे खासे बड़े होने चाहिए। अच्छा, तो सर मैंने इन इसका P naught और P naught by 2 के जो बीच में होगा उसका ले लिया, दोनों की वैल्यू, और इसमें इसके कॉरेस्पॉन्डेंट V naught और 2V का बीच का ले लिया, 3V naught by 2। यही तेरे को सबसे ज्यादा लग रहा है क्या? तो टेम्परेचर पी वी बाई एन आर है, तो हाँ ये तो जी, पक्की बात है कि टेम्परेचर मैक्सिमम होने का मतलब है प्रोडक्ट PV पी वी मैक्सिमम। मैक्सिमम चाहिए ना। हाँ जी। अब पी और वी का प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए, ये तो ठीक है यहाँ तक, लेकिन वो इस मिड पॉइंट पर ही होगा, ये कैसे डिसाइड किया तूने? स्ट्रेट लाइन ग्राफ था इसलिए डिसाइड किया मैंने। नहीं, ये जरूरी नहीं है। इस केस में ये आंसर ठीक है, इस केस में ये आंसर ठीक है, लेकिन ये हमेशा वैलिड नहीं है। मैंने जानबूझ के ये दिया था। इस केस में ये ठीक आ जाता है, तेरा आंसर ये वाला हाँ जी। करेक्ट है, बट ये इतना आसान नहीं है कि मतलब ये केवल तब होता है जब ए और बी पे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट सेम हो। तो टी ए और टी बी इक्वल है हाँ जी, तब ये। है ना? हाँ जी सर। क्योंकि वहां पे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट दोनों जगह पे अलग सेम है। है। उस केस में टेम्परेचर मैक्सिमम अकर्स एट द मिड पॉइंट ऑफ देम, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं नहीं होता। होगा। अब जरा इस स्ट्रेट लाइन के बारे में सोचते हैं। तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, ये P इज इक्वल टू माइनस एम टाइम्स वी प्लस सी, ऐसी कुछ होगी, नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, यस सर, करेक्ट। ठीक है। अब हाँ जी। टेम्परेचर जो है वो पी वी बाई एन आर है, तो इसमें मैं टेम्परेचर में P की वैल्यू पुट कर देता हूँ, P को मैं माइनस एम वी प्लस सी लिख देता हूँ। हाँ जी। तो मेरा जो टेम्परेचर है वो वॉल्यूम का फंक्शन बन गया, माइनस एम वी स्क्वायर प्लस सी टाइम्स वी बाय एम आर एन एम आर। आर एन नीचे आर। एन नंबर ऑफ मोल्स है वो। हाँ जी सर। अब टेम्परेचर मैक्सिमम चाहिए तो डी टी बाई डी वी जीरो चाहिए। तो डी टी बाई डी वी, तो एन आर तो कांस्टेंट ही है, इसको तो डिफरेंशिएट नहीं करना है, तो ये हो जाएगा माइनस टू एम वी प्लस प्लस सी सी। हाँ जी सर। इज इक्वल टू जीरो, है ना? करेक्ट सर। वैल्यू सी बाय टू एम चाहिए, क्यों टू भाई? एम जी है, हाँ ये सर। तो जहाँ पे v की वैल्यू c बाई टू एम पुट कर दूंगा, v की वैल्यू c बाई टू एम पुट कर दूंगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर की वैल्यू माइनस एम टाइम्स सी बाई टू एम टू प्लस एम। ई। तो ये वाली वैल्यू c बाई टू हो जाएगी, है ना? हाँ जी सर। तो v की वैल्यू c बाई टू एम और p की वैल्यू c बाई टू। c कौन है? इंटरसेप्ट है ना? हाँ अब जी ये सर। वाली वैल्यूज निकाल लेते हैं जरा ध्यान से। तो इसका इंटरसेप्ट निकालने के लिए या तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं। तो ये हो तो जाएगा बेटर रहेगा। पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा पी नॉट बाई टू माइनस पी पी नॉट नॉट अपॉन टू वी। वी नॉट माइनस वी नॉट इंटू वी माइनस वी नॉट, राइट? राइट सर। तो पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू माइनस का पी नॉट बाय वी नॉट, पी नॉट बाय टू वी नॉट इंटू वी माइनस वी नॉट। तो पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू माइनस का पी नॉट बाय टू वी नॉट इंटू वी प्लस पी नॉट बाय टू। तो P की वैल्यू आ जाएगी P माइनस का पी नॉट बाय टू वी नॉट इंटू वी प्लस थ्री पी नॉट बाय टू। हाँ जी। तो जो स्लोप आएगी वो माइनस पी नॉट बाय टू वी नॉट आएगी, और जो इंटरसेप्ट आएगा वो थ्री पी नॉट बाय टू टू आएगा। आएगा। अब ये M और C की वैल्यू आ गई, तो प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज निकल जाएंगी। हाँ जी सर। वो मैंने निकाली रखी है। तो मैंने प्रेशर C बाय टू निकाल रखा। हाँ जी। वी C बाय सी। टू हो जाएगा थ्री पी नॉट बाय फोर, जो तूने गैस किया था, हाँ और जी। वॉल्यूम हो जाएगी C बाय टू एम। तो C कितना है मेरा? पी थ्री पी सी नॉट बाय टू नॉट।
और ट्वाइस ऑफ एम, एम कितना है मेरा? m माइनस वी नॉट बाय 2 वी नॉट, 2 कैंसिल हो गया, पी नॉट कैंसिल, एक तो मिनट, ये भी ये प्लस आ रही है ना? ठीक है, तो मैंने माइनस एम वी प्लस सी लिया था ना, तो एम को प्लस का पी नॉट बाय 2 वी नॉट पुट करना है। हाँ जी सर, करेक्ट। तो ये 3 वी नॉट बाय 2 आ गई। तो जो तूने गैस मारी थी वो ठीक है, मुझे पता है तेरे तुक्के जबरदस्त लगते हैं, लेकिन हर जगह नहीं लगेंगे। हाँ जी मतलब सर। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये गैस कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। मैं जानबूझ के यही वाला क्वेश्चन दे भी देता हूँ, मैं चाहता तो डेटा चेंज कर सकता था और मिड पॉइंट पे नहीं आता, बट हाँ ठीक जी है, सर। मजा आता है ताकि तुम खुश हो जाओ कि हाँ हमने तुक्का मार लिया था। हाँ जी सर। फिर है कोई डाउट? हाँ जी सर, नहीं सर, ये अच्छा था। चलिए, अब बात करते हैं हम चार्ल्स लॉ की। हाँ जी। कुछ याद है हल्का फुल्का चार्ल्स लॉ? हाँ सर, चार्ल्स लॉ तो इजी था, इसे इसमें तो कहते थे कि प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, तो सर इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था वो, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो इसमें भी सेम अमाउंट ऑफ गैस होती है। तो जो ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन है चार्ल्स की, वो बड़े ध्यान से समझनी है आपने। हाँ जी। इफ द प्रेशर ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस, है ना, हाँ जी सर। द प्रेशर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट। held constant, the volume occupied by the gas, volume occupied by the gas is found to increase by 1/273 times of its volume at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius rise in temperature। सर ऐसा सुना है क्या? हाँ सर, ये सुना तो था, बट याद सिर्फ वही किया था। हाँ, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी तुमने ना, हाँ इसलिए जी। तुमको याद नहीं हुआ। और मुझे इम्पोर्टेंट यही लगता है, मतलब कितनी बारीकी से बता रहा है, खाली इतनी सी बात नहीं बता रहा। तुम्हें लगता है कि यार आसान सी बात याद करो ना यार, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की, अपना काम चल जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन being a good student who wants to understand what is happening and someone who is just मतलब interested in making an easy observation। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सुपरफिशियल ऑब्जर्वेशंस से काम करना चाहते हो या बारीकी से चीजों को समझना चाहते हो। तो ये एक आपको इतनी बारीकी से एक बात समझा रहा है कि अगर हम एक गैस ले लें और उसका अमाउंट फ्रीज करके गैस का, और उसका प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन करें हाँ जी। और टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो प्रेशर कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए उसकी वॉल्यूम को अपने को 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना पड़ेगा हर 1 डिग्री सेल्सियस के राइज के लिए। मतलब अगर गैस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है हाँ जी। तो उसकी वॉल्यूम सपोज V0 है। अब गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस जैसे ही हुआ, उसकी वॉल्यूम V0 से V0 बाय 273। 273 टाइम्स ज्यादा हो गई। गैस का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस अगर आपने कर दिया, उसकी वॉल्यूम V0 प्लस ट्वाइस ऑफ V0 बाय
273 हो गई। 3 हो गई। गैस का टेम्परेचर अगर आपने 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो वॉल्यूम V0 प्लस 3 टाइम्स V0 बाय 273 होगी। तो हर एक एक डिग्री के राइज के लिए इतनी बढ़ोतरी आती चली जाएगी। इसका मतलब ये कि अगर आपका जो गैस का टेम्परेचर है वो 0 से बढ़ के T डिग्री सेल्सियस हो गया, हाँ जी, गैस की वॉल्यूम V0 प्लस T टाइम्स V0 बाय 273। 273 हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी सर। volume of the gas at T degree Celsius is volume of the gas at 0 degree Celsius plus V0 by 273 273 times। टेम्परेचर। ठीक, यस सर। और इसका मतलब अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लिया जा रहा है। हाँ जी। जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो गैस की वॉल्यूम V0 है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है गैस की वॉल्यूम बढ़ती चली जा रही है। हाँ जी। और इस कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी। ई तो आपका V0 है और एम इसका V0 बाय 273 है। ठीक है, हाँ जी सर। अब इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये दिखाई देती है कि अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू कर दो तो वॉल्यूम डिक्रीज करती चली जाएगी। एंड दिस ग्राफ प्रेडिक्ट्स कि अगर यही फिनोमिना एज इट इज चलता चला गया तो एक टेम्परेचर आएगा -273 डिग्री सेल्सियस जिसपे गैस की वॉल्यूम 0 हो जाएगी। हाँ जी सर। सब बट ये सिर्फ थ्योरी है। सिर्फ थ्योरी तो है, लेकिन आप समझें बच्चे, चार्ल्स लॉ सजेस्ट्स दैट volume हाँ जी। occupied will become 0 for an ideal gas, क्योंकि आइडियल गैस के लिए होता है ये बिहेवियर। हाँ जी सर। टेम्परेचर reduces to -273 डिग्री सेल्सियस। तो ये थ्योरी तो है, लेकिन ये थ्योरी हमें ये समझाती है कि इसका मतलब ये आपका एब्सोल्यूट 0 ऑफ टेम्परेचर है। तो ये आपको टेम्परेचर के लिए, अभी तक हम टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए आर्बिट्ररी रेफरेंस पॉइंट ले रहे थे, जबरदस्ती आइस पॉइंट को 0 वैल्यू असाइन कर ले रहे थे। तो ये बताता भाई इसको 0 असाइन करना चाहिए, ये बढ़िया वाला 0 है, यहाँ पे खत्म हो गया सब कुछ। हाँ जी सर। ठीक है, तो दैट हाँ इज द जी। सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की वजह से हम एक नया स्केल ऑफ टेम्परेचर डिफाइन कर पाए, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। व्हाई वी कॉल इट एज एब्सोल्यूट? क्योंकि बाकी सब आर्बिट्ररी थे, हमने अपनी मर्जी से पानी को 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट वैल्यू साइन कर दी थी। वो 0 था नहीं ना, दैट वाज नॉट ट्रू 0। हाँ जी सर। तो जो चार्ल्स लॉ है उससे हमें एब्सोल्यूट 0 मिलता है ना। सर तो ये स्केल केल्विन वाला हुआ ना फिर? यस, तो दिस -273 डिग्री सेल्सियस इज 0 टेकन केल्विन। एज 0 केल्विन। जब भी आप सेल्सियस या फारेनहाइट लिखते हैं तो आप डिग्री सेल्सियस या डिग्री फारेनहाइट लिखते हैं, केल्विन में कभी आप डिग्री नहीं लिखते। केल्विन एब्सोल्यूट स्केल है, किसी भी एब्सोल्यूट स्केल में डिग्री नहीं लिखा जाता। 0 केल्विन, 0 डिग्री केल्विन नहीं होता। हाँ ठीक जी है, सर। हाँ जी। तो 0 केल्विन। अब ध्यान से देखना इस रिलेशनशिप को, ये जो वॉल्यूम थी T डिग्री सेल्सियस पे, इसको लिखा V0 इंटू V0 कॉमन ले लिया उसमें से मैंने, इस एक्सप्रेशन में से, हाँ तो जी। मेरा 1 1 प्लस T T बाय ओवर 273, और इसको हमने V एट T डिग्री सेल्सियस को V0 इंटू 1, ये हो जाएगा 273 प्लस T T। बाय 273। और अब हमने 273 प्लस टी, 273 प्लस टी को कैपिटल टी बोल दिया, और ये हो गया मेरा एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
और अब मेरे पास वॉल्यूम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर V0 ओवर 273 टाइम्स T हो गई है ना? यस सर, करेक्ट। और ये वैल्यू फिक्स्ड है, ये वैल्यू फिक्स्ड है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया, राइट? यस सर। तो अब अगर आप चार्ल्स लॉ को अगर ऐसे स्टेट करना भी चाहते हैं ऐसे, तो आपको ढंग से बात बतानी चाहिए। क्या ढंग से बताना चाहिए? फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस हेल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है? यस सर। तो ये सीरियस बात है, ठीक है? इसको समझना जरूरी है, इसलिए मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ। मतलब हाँ जी। काम की बात है, इट इज नॉट कि बस इतना याद कर लिया वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हाँ जी सर। तो ये तो वही बात होगी जैसे अपन ने याद कर लिया टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना? हाँ जी सर। सही है। ओके क्यों लिखा है? ओके नहीं है, 0 केल्विन है वो। अच्छा। पहले मैंने ऐसे लिखा था, फिर मुझे लगा यार ये ओके लग रहा है, तो मैंने इसको ऐसे करके लिखा। हाँ अब जी सर। इसको कैसे दिखाऊं इसको? तो नहीं सर, मैंने वही गैप देख के ही बोला ना फिर। 0 केल्विन ऐसे लिखना था, फिर ठीक दिखता। नहीं, पहले सर आपने ये लिखा, फिर आपने गैप लेके लिखा, इसलिए मैंने जानबूझ के पूछा था। पहले मैंने ऐसे लिखा था, फिर मैंने इसको ऐसे करा, तभी शायद वो 0 लगने लग जाए अब। हाँ जी सर। पहले तो पूरा ही वो लग रहा था वो। हाँ जी सर, वही मैंने कहा पूछूं सर से। ठीक है, हाँ जी। तो ये हमारी चार्ल्स लॉ की डिस्कशन होगी। यहाँ पे हम सेशन को क्लोज करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे इससे। हाँ जी सर। चलो, ओके, बाय ओके। सर। बाय सर।